साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 2024 की लड़ाई अब कुछ कुछ साफ होने लगी है। आज के वीडियो में मैं कुछ बहुत ही जैसे कहते हैं ना दोस्तों की सूक्ष्म बातें बताने की कोशिश करूंगा कि विपक्ष का नैरेटिव क्या है, किन मुद्दों पर वो फोकस कर रहा है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है। आप समझ लीजिए कि 4 पाए हैं। वैसे तो मैंने इससे जुड़ी कुछ कहानियां आपको बहुत पहले दिखाई हैं, लेकिन आज मैं आपको 4 पाए की चर्चा करके कुछ पॉइंट्स दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें ज़रा भी सफलता हाथ लग गई तो मोदी को सत्ता से हटाना बड़ा आसान हो जाएगा। और ये 4 पाए क्या हैं आप देख लीजिए। जातियों को लड़ाओ, भारत में जातियों को लड़ा दो, काम बन जाएगा। मुस्लिमों को डराओ, दूसरा पाया है। और तीसरा पाया, मोदी की इमेज खराब कर दो। और चौथा, गरीब अमीर का संघर्ष पैदा करो। और याद रखिए, ये जो 4 पाए दिखा रहा हूं ना, इसी में सारे पॉइंट जुड़ जाएंगे, जितने भी आप जहां से जो कुछ भी निकाल करके लाइए। जैसे चाहे देश को बदनाम करना हो, सनातन संस्कृति को लेकर कंफ्यूजन पैदा करना हो, देश में अराजकता का माहौल बनाना हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही हो, वो सारे के सारे पॉइंट इन्हीं 4 में मतलब सीमित हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एक करके इन चारों बिंदुओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूं। आप देखिए कि कैसे इन मुद्दों को हवा दी जा रही है। तो पहला मुद्दा क्या है दोस्तों, जातियों को लड़ाओ। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये काम कांग्रेस कर क्या रही है। जो कांग्रेस आज़ादी के बाद से लगातार जातिवाद को लेकर के दूर रहती थी, जो जातिगत जनगणना है उसको खारिज करती थी, वो अचानक से इसका समर्थन करने लगी है। समर्थन क्या, मांग करने लगी है। और कैसे जातियों में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस नैरेटिव को भी समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी का एक बयान है, उसके कुछ हिस्से आपको सुनाता हूं। पहले वो बताते हैं कि हिंदुस्तान में अगर हम सचिवों को देखें, सेक्रेटरीज को देखें, तो इसमें दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। सुनिए ना, कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। और राहुल गांधी ऐसा क्यों कहते हैं, इसकी भी बात बताते हैं कि भैया हमको तो जानना है कि ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। जब पता चलेगा तभी तो हम धन बांट देंगे। 2019 में भी धन बांट रहे थे, और आपको तो पता है कि नेहरू के ज़माने से ये गरीबी दूर कर रहे हैं। आज तक धन नहीं बटा, लेकिन अब धन बांटना है, सत्ता बांटनी है, तो लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कितनी संख्या है। सुन लीजिए, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ही होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। और जानते हैं, राहुल गांधी ये भी बताते हैं कि इनकी सरकार ने कास्ट सेंसस किया था 2011 में, और चुनौती देते हैं मोदी जी को कि आप उस डेटा को बाहर क्यों नहीं निकालते हैं। आप सुनिए ना, यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी से तो ये सवाल पूछना पड़ेगा ना कि आपने क्यों नहीं डेटा उस समय बाहर कर दिया। आप ही ने तो किया था ना, और आप तो कितने ताकतवर व्यक्ति थे, ये कोई छुपी हुई बात है क्या। आप तो अध्यादेश की कॉपी फाड़ देते थे, लेकिन आपने तो बाहर नहीं किया। और आज आप अच्छी कहानियां बना रहे हैं कि देश में सबको भागीदार बनाना है, तो पता तो होना चाहिए कि किसकी संख्या कितनी है। देख लीजिए, अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। अब आपको मैं कुछ चीजें और दिखाता हूं दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है। इन्हीं के परनाना जवाहरलाल नेहरू वो कास्ट बेस्ड सेंसस के खिलाफ थे। और 2011 में जब बात हुई थी ना कि भैया कास्ट का वो निकालो, सारे आंकड़े बाहर करो, तो इनके नेता कहते थे कि इससे माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति जानते हैं क्या है,
राहुल गांधी मंडल वर्सेस कमंडल का पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर ये संघर्ष पैदा होगा तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ फायदा होगा, और ये वही रणनीति है जो नीतीश कुमार बिहार में अपना रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के जमात से जात तक बीजेपी को हराने का फॉर्मूला है, जातियों को लड़ाने का फॉर्मूला है, और इसके नतीजे भी आने शुरू हो गए। आप देखिए ना, कायस्थ को लेकर लड़ाई हो रही है कि ये बंगाली कायस्थ है, कौन सा कायस्थ है, आप ये समझिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जातियों को लेकर के एक बड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना, गहरी खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीकों से। अब आपको मैं कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल कहते हैं कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। क्या खत्म हुआ क्या आरक्षण? राहुल गांधी आदिवासियों को लेकर के कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मैंने इस पर भी आपको एक वो स्टोरी दिखाई है। कुछ और कहानियां देखिए। भूमिहार मंत्री को अमित शाह के मंच पर नहीं बोलने दिया गया, तो भूमिहारों को भड़का दो। कॉल इन जाट कम्युनिटी नॉट टू वोट फॉर बीजेपी, जाटों को भड़का दो। यहां पर कर्नाटक आइए तो वीर शैव और लिंगायत में झगड़ा फैलाने की कोशिश है। यूपी की ये कहानी देखिए, यहां ब्राह्मण संगठनों को भड़काने की कोशिश है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप याद रखिए, मैं आपको जातियों के मामले में एक और चीज दिखाता हूं। रामचरितमानस को लेकर जो विवाद पैदा किया गया, उसमें भी यही मंशा थी कि जातियों में वैमनस्य पैदा की जाए, और नीतीश कुमार ने यह अपने शिक्षा मंत्री के जरिए करवाया। आप सुनिए, ये इनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आरजेडी के नेता हैं, सुन लीजिए बयान। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। अब आपको लगेगा दोस्तों कि नीतीश जी ने तो बाद में विरोध किया था, लेकिन उन्होंने क्या मंत्री पद से हटाया? नहीं हटाया। यही तो राजनीति है, और इसी सिरे को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पकड़ लिया। और देखिए, इनके नेता ये मांग करने लगे कि रामचरितमानस को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए, तुलसीदास की रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और इसमें टीम केजरीवाल कैसे पीछे रहे? आपको तो याद होगा, इनके एक पूर्व मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम, जो कस्में खिला रहे थे। वो रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान देने वाले सभी लोगों का समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर ने गलत क्या कहा? तो ये है दोस्तों पहला पाया, जिस पर इनकी पूरी की पूरी राजनीति टिकी है, और 2024 से पहले इन्होंने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। अब इनका दूसरा पाया है मुस्लिमों को डराओ। इस पर तो बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, लेकिन कुछ स्पेसिफिक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। और ये जो इसका पहला उदाहरण है वो बंगाल से है, जहां जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, रामनवमी के दौरान क्या स्थिति रही ये तो सब जानते हैं ना, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और ये बताया कि केंद्र सरकार ने उनको एक चिट्ठी भेजी है, और ये कहा है कि बंगाल में रह रहे अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनकी सूची मांगी है। अब इस पर भड़क गई। अब देखिए, केंद्र सरकार अगर ये मांगती है कि जो व्यक्ति आपके राज्य में अवैध रूप से रह रहा है उसकी सूची दीजिए, तो इसमें कोई गलत बात है क्या? लेकिन वो भड़क गई, और भड़क करके अच्छा इसमें क्या मांगा ये भी आप देखिए। उन्होंने कई सारे नाम भी बताए कि बारासात, हावड़ा, अशोकनगर, दत्त, कई सारे जो शहर हैं उस पर था। लेकिन जानते हैं ममता बनर्जी ने इसको क्या रंग दे दिया? वो कहने लगी कि केंद्र सरकार एनआरसी और सीएए को लागू करना चाहती है और हम करने नहीं देंगे। अब आप सोचिए, एनआरसी तो केंद्र सरकार ने क्या किया? कुछ किया है क्या? कोई कानून बनाए क्या? एनआरसी तो कहीं है ही नहीं। वो तो असम में केवल एक जगह हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। लेकिन सीएए तो कानून है, भारत सरकार ने पास किया है। वो तो जब भी नोटिफाई होगा उसी समय से वो लागू किया जाएगा, और इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि ये डराने का काम करना है, तभी तो एक मुश्त वोट मिलेगा। अभी जो उनकी हार हो गई एक उपचुनाव में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो वो साथ कैसे खड़े होंगे? तो ये खेल चल रहा है। और इससे पहले आपको एक छोटा सा बयान भी सुनाता हूं दोस्तों।
कि एक पार्टी है आरजेडी, वो तो काम ही यही करती है, और इनके एक सीनियर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। आप अगर भूल गए हो तो याद दिलाता हूं कि कैसे ये बता रहे थे कि मुस्लिमों के लिए इस देश में असुरक्षा का माहौल बन गया है, और इन्होंने अपने बेटे बेटी को जो विदेश में पढ़ते हैं उनको कह रहे हैं कि वहीं बस जाना। सुन लीजिए। हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया। और ये इन्होंने अचानक कह दिया, ऐसी बात नहीं है। इनके बाकी नेता भी, शिवानंद तिवारी बहुत बड़े नेता हैं बिहार के और राष्ट्रीय जनता दल के, वो भी खुल करके इसी बात को कहते हैं कि मुस्लिम इस देश में सुरक्षित नहीं है। देख लीजिए। तो देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं और बेहतर होगा कि देश से हम बाहर चले जाएं। और राहुल गांधी ने तो जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका मर्म तो उन्होंने खुद ही बता दिया था। आपको याद है, आपको पता होगा कि जो सेकुलरिज्म है उसी को बचाने के लिए इन्होंने किया था। और विदेशों में क्या क्या जाकर कहा राहुल गांधी ने, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब आप तीसरे पाए पर आइए, मोदी की इमेज खराब कर दो। आप सबको पता है दोस्तों कि 2019 के चुनाव से पहले ये भी कोशिश की गई थी, क्योंकि विपक्षियों को पता है कि अगर मोदी को हराना है तो मोदी की इमेज खराब करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी इमेज ही सबसे बड़ी ताकत हो गई है। आज देश की जनता सिर्फ एक आदमी के चेहरे को देखकर वोट देती है और वो है मोदी। तो 2019 से पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देता हूं, इसमें याद होगा कि मोदी की ताकत उनकी इमेज है और इसे मैं खराब कर दूंगा। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि खराब कर दिया, उनकी इमेज खत्म हो गई है। सुन लीजिए। His image is gone. He's dead. लेकिन जानते हैं राहुल गांधी तो फ्लॉप हो गए। अब इस सिरे को अरविंद केजरीवाल ने पकड़ लिया है। अब मैं अरविंद केजरीवाल का ही एक बड़ा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, कई सारे, क्योंकि यही दो पार्टियां हैं जिनकी 2 राज्यों में कम से कम सरकारें हैं। और केजरीवाल ने एक अनपढ़ का नैरेटिव शुरू किया है और कितना बोलते हैं ये अंदाज़ा दिलाने के लिए मैं आपको कई सारे उदाहरण दिखा रहा हूं। 14 मार्च को इन्होंने कहा, ये जनाब बोलते हैं कि सिसोदिया को जेल भेजने के बाद उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। सुनिए। उस दिन मेरे को लगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। और 20 मार्च को इसके बाद उन्हें ये ज्ञान आया कि नोटबंदी की वजह से उन्हें लगा कि इस देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। सुनिए। अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो तो कोई भी ऐरा गैरा आके कह देगा कि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और इसके 3 दिन बाद 23 मार्च को केजरीवाल को देश की चिंता होने लगी। फिर बताया कि देश के प्रधानमंत्री को तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। सुनिए ना। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं हैं। फिर 24 मार्च को आते आते इनको एक और ज्ञान हुआ और ये दावा किया कि इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे कम पढ़े लिखे मोदी जी ही हैं। ये भी सुनिए। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। फिर 27 मार्च आते आते इनको नोटबंदी की याद आ गई। फिर इन्हें लगा कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। सुनिए। नोटबंदी का निर्णय जो है, अगर कोई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते कभी नोटबंदी का निर्णय नहीं लेते। देखिए, आपको सारे बयान एक एक करके दिखा रहा हूं। आपको लग सकता है कि ये एक ही बात रिपीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये इस देश का एक दिल्ली का मुख्यमंत्री है, 2 राज्यों में सरकारें हैं। इस बात की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। 28 मार्च को फिर वही गाली। मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या है। 31 मार्च को जनाब ने एक ट्वीट किया और कहा कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। अगर आप गालियों को सुन सुनकर परेशान हो रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा धीरज अभी रखिए, क्योंकि आगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। 1 अप्रैल का बयान सुनिए।
ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। फिर आप 2 अप्रैल का ये बयान सुनिए। भारत की तरक्की कौन कर सकता है? एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। कम पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी तरक्की नहीं कर सकता। इसके बाद 7 अप्रैल को जनाब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में पढ़े लिखे होने का महत्व बताया। फिर 8 अप्रैल को फिर इन्होंने ट्वीट किया, हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई अनपढ़ व्यक्ति देश का पीएम बने। और जानते हैं इसके बाद इनका बुलावा आया था सीबीआई की तरफ से। वो शराब घोटाला इस शिक्षा वाला नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइए जो ये सिसोदिया में करते हैं। और उसके बाद जब विधानसभा का सत्र बुलाया तो वहां पर फिर से उसी पढ़े लिखे अनपढ़ का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की और झूठी कहानियां बनाकर। सुन लीजिए। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदय, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को खराब करने का वो खेल जो पहले राहुल गांधी ने किया और अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब चौथे पाए पर आइए, गरीब अमीर के बीच संघर्ष पैदा करो। और जानते हैं इसके 2 तरीके हैं। एक तो चंद लोगों को उद्योगपतियों से जोड़ दो और दूसरा तरीका यह है कि लोभ लालच दो। यही 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका उद्योगपतियों के जरिए बदनाम करने की। और आप याद रखिए दोस्तों, 2019 से पहले अंबानी को जोड़ते थे। आपको कई बार ये वीडियो दिखा चुका हूं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। और आज के समय में राहुल गांधी हर वक्त अडानी से प्रधानमंत्री मोदी को जोड़कर बदनाम करते हैं। बहुत छोटा हिस्सा आपको दिखा रहा हूं, देखिए। उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए। नेक्स्ट स्पीच दैट इज गोइंग टू कम ऑन अदानी। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अदानी जी को और अमीर बनाने का है? जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। अब ये तो राहुल गांधी का है, लेकिन केजरीवाल जी जरा पढ़े लिखे आदमी है। वो इंजीनियरिंग किए, भले ही भाग के आ गए, फिर उन्होंने IRS का भी दावा करते हैं, वहाँ से भी भाग के आए, लेकिन पढ़े लिखे हैं, वो दावा करते हैं तो उनका लेवल तो कुछ और होगा ना। तो जिस अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी अटैक करते हैं, ये जनाब बोलते हैं कि अडानी थोड़ी ना दुनिया का सेकंड रिचेस्ट आदमी बना था, ये तो मोदी जी बने थे। ये मोदी जी को पैसों की हवस है। सुन लीजिए। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। केजरीवाल ने इस भाषण में जो जो कहा दोस्तों, अगर सुन लेना तो निश्चित रूप से राजनीति से हमेशा के लिए आपका विश्वास उठ जाएगा। एक और बयान सुनाता हूँ। ये जब असेंबली में पहुंचे, जब इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था सीबीआई की तरफ से, उसके बाद जो सेशन बुलाया तो इन्होंने एक कहानी सुनाई और मतलब पूरी झूठी, सिर्फ और सिर्फ मनोहर कहानियां जैसे होती है ना, वैसे प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, बाकी वही सब उसमें मिर्च मसाला लगाकर सुना दिया। और जानते हैं उसमें क्या कहते हैं कि मोदी जी ने अडानी के साथ सेटिंग कर ली, उसको काम करने दिया, उसको 10% का कमीशन देते हैं, बाकी सारा पैसा मोदी जी का है। सुन लीजिए। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूँ, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा, नाम तेरा पैसा मेरा, तेरे को पूरे उस पे 10% कमीशन तेरे को मिलेगा, सारा पैसा मेरा। देख रहे हैं ना कैसी कैसी बात, सोच समझ से परे है। और केजरीवाल जी ये सारा काम जो है ना विधानसभा के अंदर करते हैं ताकि मानहानि का कोई नोटिस ना आ जाए, क्योंकि ये छूट होती है, विधानसभा के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस पर भी कानून के विद्वानों को सोचने समझने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और अमीरों और गरीबों को संघर्ष पैदा करने का जो दूसरा तरीका था वो क्या था? लालच देते रहो, क्योंकि लालच से बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आप याद रखिए दोस्तों कि अपनी पुरानी अदा के अनुरूप जहां केजरीवाल की पार्टी ने कर्नाटक में भी मुफ्त के वादों की जो है झड़ी लगा दी, ढेर लगा दिया इन लोगों ने, वही काम कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, आप देख लीजिए। और कांग्रेस ने तो बाकायदा हिमाचल प्रदेश में
इसे आजमाया भी और उसे लगता है कि अब ये जो मुफ्त के वायदे हैं ना, इसी से सत्ता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, मिशन 2024 के लिए विपक्ष अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहा है, करेक्शन कर रहा है। उसे जहां मौका मिल रहा है, जिस प्रकार से मौका मिल रहा है, वो कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता। उसका एक ही मकसद है, मोदी को हटाना सत्ता से और खुद सत्ता पर बैठ जाना। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि राजनीति अगर ऐसे होने लगी तो भारत को बर्बाद होते फिर देर नहीं लगेगी। राजनीति का असली मकसद तो तब है, असली मज़ा तो तब है जब कई सारी पार्टियां हों या दो ही पार्टियां हों, लेकिन दोनों के अपने अपने विजन हो, अपने अपने मिशन हो। उसके पास एक सामने का एक रणनीति होनी चाहिए कि हम देश को कैसे आगे लेकर जाएंगे। अगर पूरे के पूरे विपक्ष की अगर सिर्फ यही रणनीति बन जाए कि एक व्यक्ति को सत्ता से हटा देना है, तो फिर आप समझ लीजिए इस देश की राजनीति कहाँ जा रही है। और आखिरी फैसला तो आप ही के हाथ में है। तो मुझे लगा कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।